कहानी की शुरुआत में हमें दुनिया की सबसे खतरनाक जेल दिखाई जाती है, जहां एक ऑफिसर वैन का दरवाजा खोलता है और उसमें से कई कैदियों को नीचे उतारा जाता है। इन्हीं कैदियों में एक मैनुअल होता है जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। अगले सीन में मैनुअल जेल के अंदर होता है, जहां उसके सामने एक छोटा लड़का बैठा होता है जो लगातार रो रहा होता है। वो लड़का मैनुअल से सिगरेट मांगता है। मैनुअल के पास सिर्फ एक ही सिगरेट होती है, लेकिन फिर भी वो उसे दे देता है। जब मैनुअल उसका नाम पूछता है तो वो खुद का नाम रूबी बताता है। तभी एक गार्ड आता है और रूबी को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। ये देखकर मैनुअल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे थप्पड़ मारकर चुप करा देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद सभी कैदियों की चेकिंग की जाती है। इसी दौरान जेल का सुपरिटेंडेंट डोमिंगो मैनुअल के पास आता है। उसे मैनुअल का सूट बहुत पसंद आता है और वो उसे खरीदना चाहता है, लेकिन मैनुअल साफ मना कर देता है। इससे डोमिंगो को गुस्सा आ जाता है और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। तभी एक ऑफिसर मैनुअल को समझाता है कि वो सूट बेच दे, वरना सेल में जाते ही उससे जबरदस्ती छीन लिया जाएगा। लेकिन मैनुअल उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद मैनुअल को आइसोलेशन रूम में डाल दिया जाता है, जहां उसे पीने के लिए बहुत कम पानी और सोने के लिए एक पुरानी चादर दी जाती है। कुछ ही देर में उसे खुजली होने लगती है। जब वो ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि उस चादर में खून चूसने वाले खटमल भरे हुए हैं, जो उसकी पूरी बॉडी पर चढ़ जाते हैं। ये देखकर मैनुअल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बाद में वो गार्ड से शिकायत करता है कि यहाँ बहुत गंदगी है, बदबू आ रही है और वो नहाना चाहता है, लेकिन गार्ड साफ मना कर देता है और कहता है कि आइसोलेशन में नहाने की इजाजत नहीं है। इसी दौरान ब्लैकी नाम का एक कैदी आता है जो जेल में खाना बांटता है। वो मैनुअल से अच्छे से बात करता है और उसे खाना देकर चला जाता है। जब मैनुअल खाना खाने बैठता है तो उसे पता चलता है कि खाना बासी है, लेकिन उसी खाने के नीचे उसे कुछ सिगरेट छिपी हुई मिलती है जो ब्लैकी ने उसके लिए रखी होती है। रात में मैनुअल सिगरेट पीते हुए सामने वाली बिल्डिंग को देखता रहता है, जिसे वो हर रोज देखा करता है। अगले दिन मैनुअल से मिलने उसका वकील आता है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि मैनुअल पहले एक कंपनी में काम करता था और उसने वहाँ से 50,000 चुराए थे, लेकिन कंपनी का मालिक उस पर बड़ा आरोप लगा देता है और बाकी कर्मचारी भी मालिक का साथ दे रहे हैं। वकील मैनुअल को बताता है कि अब उसे बचाने के लिए कोई सबूत नहीं है और कोर्ट में उसका जुर्म साबित हो चुका है, इसलिए उसे 8 साल की सजा मिल चुकी है। वकील साफ कह देता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मैनुअल अपनी सेल में होता है, जहाँ वो एक बाल्टी में बहुत कम पानी देखता है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो दीवार पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद जेलर वहाँ आता है। मैनुअल उससे शिकायत करता है कि इस जेल में कैदियों को जानवरों से भी बदतर हालत में रखा जा रहा है और उन्हें ठीक से खाना पानी भी नहीं दिया जाता। वो कहता है कि वो इसकी शिकायत ऊपर तक करेगा। जेलर उसकी बात सुनकर पेन और पेपर मंगवाता है ताकि मैनुअल अपनी शिकायत लिख सके, लेकिन जैसे ही मैनुअल लिखना शुरू करता है तभी कुछ गार्ड वहाँ आ जाते हैं और उसे बुरी तरह डंडों से पीटना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी कोई बाहर से उसे चुके से एक सिगरेट और एक चिट्ठी देता है, जिसमें लिखा होता है, तुम अकेले नहीं हो। कुछ हफ्तों बाद मैनुअल को आइसोलेशन से निकालकर नॉर्मल जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। जेल के हॉल में ब्लैकी उसे इशारा करता है और अपने सेल में ले जाता है। वहाँ मैनुअल की मुलाकात उसके सेलमेट्स से होती है, जो काफी स्वार्थी होते हैं और सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं। रात में मैनुअल फिर से खिड़की से बाहर देखता है और वही सामने वाली बिल्डिंग दिखाई देती है, जिसे वो रोज देखा करता है। अगले दिन मैनुअल जेल के यार्ड में होता है। तभी कुछ कैदी आकर उसके कपड़े उतारने लगते हैं। मैनुअल देखता है कि गार्ड सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे। इसके बाद वो काउंटर पर जाकर शिकायत करता है कि उसके कपड़े छीन लिए गए हैं, लेकिन ऑफिसर कहता है कि शिकायत करने के लिए उसे लेटर लिखना पड़ेगा और उसके लिए 365 रुपए का स्टैंप लगेगा। मैनुअल के पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए उसकी शिकायत दर्ज ही नहीं की जाती। तभी मैनुअल के पीछे से एक आदमी आता है और कहता है कि वो उसे फ्री में कपड़े दिलवा सकता है। साथ ही वो उसे याद दिलाता है, तुम यहाँ अकेले नहीं हो। असल में यही वही आदमी होता है जिसने पहले मैनुअल को चिट्ठी भेजी थी। वो मैनुअल को एक कमरे में ले जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात बनी नाम के एक कैदी से होती है, जो पहले डॉक्टर रह चुका होता है। बनी मैनुअल के घावों का इलाज करता है। तभी वहाँ 2 और लोग आते हैं, अगस्टिन और मार्टिन। अगस्टिन मैनुअल से कहता है कि वो काफी डेयरिंग आदमी है। फिर वो बताता है कि जेल के अंदर एक सीक्रेट ग्रुप बन रहा है जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता है। इसके बाद वो मैनुअल से पूछता है कि क्या वो इस प्लान का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन मैनुअल इस पर कोई जवाब नहीं देता। तभी गार्ड वहाँ आ जाते हैं और मैनुअल को वहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन मैनुअल ब्लैकी से जेल के बारे में जानने की कोशिश करता है। ब्लैकी उसे बताता है कि यहाँ कैदी अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं। फिर वो मैनुअल को वर्कशॉप के पास ले जाता है, जहाँ का मैनेजर वही आदमी होता है जिससे मैनुअल पहले मिल चुका होता है। ब्लैकी उससे काम मांगता है, लेकिन वो कुछ दिन इंतजार करने को कहता है। दरअसल इस वर्कशॉप में कैदियों को काम दिया जाता है, जिसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं और उन पैसों से वो सिगरेट, किताबें या दूसरी जरूरी चीजें खरीद सकते हैं। इसके बाद मैनुअल ब्लैकी से पूछता है कि वो जेल में कैसे आया। ब्लैकी बताता है कि यहाँ ज्यादातर कैदी चोरी के मामलों में बंद हैं और वो खुद भी उसी केस में अंदर आया है। उसका पार्टनर पीनो भी इसी वजह से जेल में है। कुछ लोगों का कहना है कि पीनो ने पहले कुछ लोगों को मार दिया था, लेकिन इस बात की कोई पक्की पुष्टि नहीं है। फिर मैनुअल से मिलने लूसिया आती है। मैनुअल उससे पूछता है कि उसकी बहन क्यों नहीं आई। लूसिया बताती है कि जब से उस पर चोरी का इल्जाम लगा है, तब से कोई भी उससे मिलना नहीं चाहता, इसलिए वो खुद उससे मिलने आई है, लेकिन मैनुअल उसे भी आने से मना कर देता है। असल में लूसिया की बहन ही मैनुअल की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जेल जाने के बाद वो एक बार भी उससे मिलने नहीं आई। वहीं लूसिया खुद मैनुअल से प्यार करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात उससे कह नहीं पाती। आगे जब मैनुअल नहाकर बाहर आता है तो देखता है कि सभी कैदी
कैदी नारे लगा रहे हैं। दरअसल कई कैदियों को छोटे जुर्म के लिए बहुत लंबी सजा दी गई है, इसलिए वे सब इसके खिलाफ विरोध कर रहे होते हैं। अगले दिन बनी मैनुअल को अपने पास बुलाता है और इलाज के बहाने उसे बताता है कि पिछली हड़ताल की वजह से कुछ कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। इसके बाद बनी उसे कुछ पेपर्स देता है जिनका असली काम आगे पता चलता है। अगले सीन में उन कैदियों को जेल से बाहर ले जाया जाता है। ये देखकर ब्लैकी थोड़ा उदास हो जाता है और मैनुअल उसकी ये हालत नोटिस कर लेता है। रात के समय मैनुअल को ब्लैकी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ब्लैकी कहता है कि जब तक वो इस जेल से बाहर निकलेगा तब तक उसके बच्चे बड़े हो चुके होंगे और उसकी उम्र 57 साल हो जाएगी। वो एक बूढ़ा आदमी बन जाएगा जो उनके किसी काम का नहीं रहेगा। कुछ समय बाद अचानक पुलिस वाले ब्लैकी की सेल में आते हैं और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद एक ऑफिसर पीनो को बताता है कि ब्लैकी किचन में एक टनल खोद रहा था और वो टनल पकड़ ली गई है। ये सुनकर पीनो और मैनुअल बाहर आते हैं और देखते हैं कि उस टनल को खोदने में कुछ और कैदी भी शामिल थे। मैनुअल पीनो से पूछता है कि क्या उसे इसके बारे में पहले से पता था, तो पीनो जवाब देता है यहाँ हर कैदी को भागने का हक है। इसके बाद गार्ड दोनों को वापस उनके सेल में बंद कर देते हैं। अगले सीन में जब सभी कैदी लंच के लिए बाहर आते हैं तभी जेल का एक हवलदार पीनो के पास आकर बताता है कि ब्लैकी अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूछताछ के दौरान उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। ये सुनकर पीनो अपने कमरे में चला जाता है और ऐसे खाना खाने लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसी बीच मैनुअल को बाहर से शोर सुनाई देता है। वो बाहर जाकर देखता है कि सभी कैदियों को ब्लैकी की मौत के बारे में पता चल चुका है और कुछ कैदी इसके खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन जेल के ऑफिसर्स उन पर डंडे बरसाने लगते हैं। ये सब देखकर मैनुअल अपने सेल में जाता है और बनी द्वारा दिए गए पेपर्स बाहर खड़े ऑफिसर्स पर फेंकने लगता है। जेल के बाहर भी लोग कैदियों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार करने की मांग कर रहे होते हैं और मैनुअल खिड़की से उन पेपर्स को बाहर फेंकता रहता है, लेकिन तभी कुछ ऑफिसर्स उसकी सेल में घुसते हैं और उसे जबरदस्ती वहां से पकड़ कर ले जाते हैं। इस दौरान पीनो कुछ नहीं करता और चुपचाप खड़ा रहता है। इसके बाद मैनुअल को फिर से आइसोलेशन में डाल दिया जाता है। वहीं उससे मिलने एक आदमी आता है, अर्नाल्ड। वो खुद को वकील बताता है और कहता है कि उसे पता है कि मैनुअल का पुराना वकील उसका केस लड़ने से मना कर चुका है। फिर वो कहता है कि वो मैनुअल का केस फ्री में लड़ेगा और बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। असल में अर्नाल्ड कुछ लोगों के साथ मिलकर देश को डेमोक्रेटिक बनाना चाहता है। फिलहाल वो मैनुअल को आइसोलेशन से बाहर निकलवाने की बात करता है और उसे थोड़ा सुकून देकर आराम करने को कहता है। एक रात मैनुअल बैठकर लेटर लिख रहा होता है, तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो दरवाजे के छोटे से होल से झांकता है और देखता है कि कुछ ऑफिसर्स किसी कैदी को जबरदस्ती बाहर ले जा रहे हैं। ये देखकर मैनुअल चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी उसका सेलमेट उसका मुंह दबा देता है और कहता है चुप रहो वरना वो लोग तुम्हें भी ले जाएंगे। ये सुनकर मैनुअल शांत हो जाता है। अगले दिन तक मैनुअल और बाकी कैदी यही सोचते रहते हैं कि उस कैदी के साथ क्या हुआ होगा। तभी उन्हें पता चलता है कि अगस्टिन जेल से गायब है। ये सुनते ही सभी समझ जाते हैं कि उसे जबरदस्ती उठाया गया है, क्योंकि वो जेल के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू करने वाला था। ये देखकर बनी अपने कमरे में जाता है और एक कटर से अपने हाथ पर खुद ही कट लगा लेता है। इसके बाद बाकी कैदी भी बनी की तरह अपने हाथ काटने लगते हैं। कुछ ही देर में पूरा जेल एक अलग ही माहौल में बदल जाता है, जहाँ कैदी अपने ही खून से विरोध दर्ज कर रहे होते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और ये विरोध धीरे धीरे एक बड़ी हड़ताल में बदल जाता है। हालांकि पीनो इस सब में शामिल नहीं होता। अगले सीन में कई कैदी अपनी नसें काटकर हड़ताल पर बैठ जाते हैं। ये देखकर ऑफिसर डोमिंगो बनी से कहता है कि वो सबको शांत करे, लेकिन बनी साफ जवाब देता है पहले अगस्टिन को वापस लाओ। इस पर डोमिंगो कहता है कि अगस्टिन को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद बनी जेलर को बुलाने की मांग करता है। जेलर वहाँ आता है और पूछता है कि क्या चाहिए। बनी कहता है कि उसे यहाँ मीडिया, प्रेस और डॉक्टर चाहिए। जेलर पहले मना करता है, लेकिन हालात को देखते हुए आखिरकार मान जाता है। इस दौरान बनी देखता है कि कई कैदियों की हालत बहुत खराब हो चुकी है, कुछ तो अपनी जान भी गंवा चुके होते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ पहुँचते हैं और घायलों का इलाज शुरू करते हैं। मैनुअल ये सब देखकर समझ जाता है कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। तभी बनी उसके पास आता है, उसका हालचाल पूछता है और फिर मीडिया को इंटरव्यू देने चला जाता है। कुछ दिनों बाद जेल के सभी कैदी रेडियो पर बनी का इंटरव्यू सुनते हैं। उस इंटरव्यू में बनी जेल के अंदर हो रहे अत्याचारों का खुलासा करता है और सरकार से अपील करता है कि कैदियों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया जाए। अगले ही दिन लूसिया मैनुअल से मिलने आती है और उसे अखबार दिखाकर बताती है कि ये खबर अब पूरे देश में फैल चुकी है। लोग कैदियों के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगला जो भी नेता चुना जाएगा वो इस जेल के लिए नए नियम बनाएगा। ये सुनकर मैनुअल के अंदर फिर से उम्मीद जागने लगती है। अगले सीन में जेल के बाहर भारी भीड़ जमा हो जाती है जो कैदियों के समर्थन में नारे लगा रही होती है। इसी भीड़ में से एक आदमी जेल के अंदर कुछ फेंकता है, जिसे पकड़ने के लिए अंदर के कैदी दौड़ पड़ते हैं। ये सब देखकर बाकी कैदी हंसने लगते हैं। इसके बाद बीनो, बनी और मैनुअल ऑफिसर से परमिशन लेकर जेल के दूसरे ब्लॉक में जाते हैं। इस ब्लॉक में वही कैदी रहते हैं जो जेल स्टाफ की मदद करते हैं और बदले में उन्हें बाकी कैदियों से बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। यहीं उनकी मुलाकात माइकल नाम के एक कैदी से होती है। तीनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने ब्लॉक के कैदियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करे, ताकि दोनों ब्लॉक मिलकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकें। लेकिन माइकल इस बात को साफ मना कर देता है। इसके बाद वो उनसे पूछता है कि ये रिंग उनके पास कहाँ से आई। तीनों बताते हैं कि ये रिंग उन्हें एक कैदी ने सिगरेट के बदले में दी थी और उसी आदमी ने उसकी बेटी का मर्डर किया था। माइकल कहता है कि उसकी बेटी का मर्डर नहीं हुआ था, बल्कि चोरी करते वक्त
उसे गलती से गोली लग गई थी, लेकिन तीनों उसे बताते हैं कि असली सच्चाई कुछ और है। दरअसल एक ऑफिसर ने कुछ कैदियों को पैसे देकर उस आदमी को डराने भेजा था, लेकिन डराने के दौरान ही उन्होंने उसे मार डाला और वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि डोमिंगो था। शुरुआत में माइकल इस बात को हल्के में लेता है, लेकिन जब तीनों उसे वो रिंग देकर वहाँ से चले जाते हैं तो वो उसे देखकर भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन जब कैदियों में खाना बांटा जा रहा होता है तब पीनो और मैनुअल सही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक कैदी अचानक मिर्गी का नाटक करता है। एक ऑफिसर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो कैदी उसे पकड़कर बंधक बना लेता है। इसके बाद वो ऑफिसर को काउंटर तक ले जाता है और पुलिस से सभी ब्लॉक्स खोलने की मांग करता है। पुलिस वाला हेडक्वार्टर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाकी कैदी मिलकर काउंटर में आग लगा देते हैं। दूसरी तरफ बाकी कैदी अपने बिस्तर नीचे फेंककर जेल के गेट को ब्लॉक कर देते हैं ताकि पुलिस अंदर न आ सके। फिर वो खाने पीने का सामान छत पर पहुंचाते हैं और खुद भी ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस नीचे से कैदियों पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही गोलियां खत्म होती हैं, कैदी ऊपर से पत्थर बरसाने लगते हैं। इसी दौरान मैनुअल भी छत पर पहुंच जाता है, जहां सैकड़ों कैदी आजादी के नारे लगा रहे होते हैं। जेल के बाहर खड़ी पब्लिक भी उन्हें देखकर उनका समर्थन कर रही होती है। असल में कैदियों ने ये सब इसलिए किया था ताकि उनकी आवाज जनता तक पहुंच सके। रात होते ही सभी कैदी डर के मारे अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। तभी वकील अर्नाल्ड उन्हें समझाता है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उसने उनसे बात कर ली है और अब मीडिया भी कैदियों के साथ खड़ा है। लेकिन अगर किसी को यकीन नहीं है तो वो जाकर खुद देख सकता है। इस पर बनी और मैनुअल तैयार हो जाते हैं और जेल ऑफिस की तरफ जाते हैं। वहाँ जेलर उनसे कहता है कि अगर वो सब शांति से अपने सेल में लौट जाएं तो उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया जाएगा। लेकिन अर्नाल्ड कहता है कि अब कैदियों को सिस्टम पर भरोसा नहीं है। अगर उन्हें भरोसा दिलाना है तो किसी दूर के जज को बुलाकर सबके सामने बात रखनी होगी। जेलर आखिरकार इस बात के लिए मान जाता है। अगले सीन में एक जज को जेल में बुलाया जाता है। सभी कैदियों से हथियार रखवा लिए जाते हैं और उन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाता है। तभी एक कैदी अचानक कहता है कि ये असली जज नहीं है बल्कि एक अंडरकवर एजेंट है। ये सुनकर बनी सच्चाई जानने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और उस पर डंडे बरसाने लगती है। साथ ही वकील अर्नाल्ड को भी वहाँ से पकड़कर ले जाया जाता है। अब साफ हो जाता है कि वो जज नकली था। इसके बाद पुलिस बाकी सभी कैदियों पर हमला कर देती है। उन्हें बेरहमी से पीटा जाता है और जबरदस्ती अंदर धकेल दिया जाता है। इसी दौरान पीनो मैनुअल से कहता है कि सिर नीचे रखो और रुको मत। मैनुअल वैसा ही करता है और मार खाते हुए अंदर पहुंच जाता है, लेकिन अंदर भी गार्ड उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उसे फिर से पीटते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हम मैनुअल को जेल के अंदर देखते हैं, जहां एक गार्ड उसे बाहर आने का इशारा करता है। अगले सीन में बनी को आइसोलेशन से बाहर लाया जाता है। मैनुअल उसे देखता है, लेकिन बनी कोई रिएक्शन नहीं देता। थोड़ी देर बाद मैनुअल को भी ऑफिस में बुलाया जाता है। वहाँ जेलर उसे एक डॉक्यूमेंट दिखाता है और बताता है कि उसे और उसके पार्टनर को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ के नियम अलग हैं। अगर उनका व्यवहार वहाँ अच्छा रहा तो उन्हें जल्दी वापस भेज दिया जाएगा। मैनुअल को फैसला लेने के लिए एक दिन का समय दिया जाता है। अगले दिन बनी उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है और पुलिस उसे लेकर चली जाती है। पीनो और मैनुअल उसे जाते हुए देखते हैं और चुपचाप अपने सेल में लौट जाते हैं। धीरे धीरे मैनुअल और पीनो के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ समय बाद लूसिया उससे मिलने आती है। 2 साल बीत चुके होते हैं और अब मैनुअल इस जेल की जिंदगी में पूरी तरह ढल चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ बाहर की दुनिया भी काफी बदल चुकी होती है। समय आगे बढ़ चुका है, लेकिन मैनुअल अब भी उसी कैद में फंसा हुआ है। एक दिन लूसिया उससे मिलने आती है और उसे बताती है कि अब उसे एक लेंस शॉप में नौकरी मिल गई है। उसकी बातों से साफ झलकता है कि वो अब अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रही है। जाते जाते वह मैनुअल को एक लिफाफा देती है और बिना कुछ ज्यादा कहे वहाँ से चली जाती है। जब मैनुअल उस लिफाफे को खोलता है तो उसमें लूसिया की कुछ तस्वीरें होती हैं। इन तस्वीरों को देखकर लंबे समय बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, मानो उसे इस अंधेरी जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी मिल गई हो। उसी रात अचानक कुछ गार्ड्स उसकी सेल में घुसते हैं और बिना कुछ कहे मैनुअल और पीनो को बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। दोनों को घसीटते हुए बाहर लाया जाता है और एक पुलिस वैन में डाल दिया जाता है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद वैन एक दूसरी जेल में रुकती है, लेकिन ये कोई आम जेल नहीं होती बल्कि एक टॉर्चर जेल होती है, जिसके बारे में कैदियों में पहले से डरावनी कहानियां सुनी जाती थीं। यहाँ पहुंचते ही मैनुअल के कपड़े उतरवा दिए जाते हैं। उसकी बॉडी पर एक अजीब सा पाउडर लगाया जाता है ताकि उसे हर चोट और ज्यादा दर्द दे सके। इसके बाद उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उसके शरीर के रिसेप्टर्स और ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, यानी अब उसे हर मार पहले से कई गुना ज्यादा महसूस होगी। और फिर शुरू होता है असली दर्द। गार्ड्स उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला सिर्फ एक दिन का नहीं होता बल्कि कई दिनों तक चलता रहता है। हर दिन हर रात बस दर्द, चीखें और यातना। एक दिन जब मैनुअल को दूसरी सेल में ले जाया जा रहा होता है तभी उसकी नजर पीनो पर पड़ती है, लेकिन पीनो की हालत उससे भी ज्यादा खराब होती है। उसे पहचानना तक मुश्किल हो जाता है। ये देखकर मैनुअल अंदर से टूट जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। उसी रात एक बड़ा फैसला लेते हुए मैनुअल अपने बेड से एक स्प्रिंग निकालता है और जानबूझकर खुद को घायल कर लेता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि गार्ड्स मजबूर होकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर मैनुअल एक शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर पीनो को भी यहाँ नहीं लाया गया तो वो खुद को और नुकसान पहुंचाएगा। मजबूरी में डॉक्टर पीनो को भी इलाज के बहाने वहाँ ले आते हैं। इस तरह पहली बार दोनों को
थोड़ी राहत मिलती है, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही। इसके बाद कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। अच्छे व्यवहार की वजह से मैनुअल और पीनो को वापस उसी पुरानी जेल में भेज दिया जाता है, लेकिन अब हालात बदल चुके होते हैं। अब वे सिर्फ कैदी नहीं रहे, बल्कि बाकी कैदियों के लिए एक तरह के हीरो बन चुके होते हैं। लोग उनकी इज्जत करने लगे होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सब सहा है जो हर कोई नहीं सह सका। इसी दौरान एक कैदी खुशी खुशी एक अखबार लेकर आता है। उसमें एक नए राजनीतिक उम्मीदवार का बयान छपा होता है, जिसमें वो वादा करता है कि अगर वो सत्ता में आया तो देश को पूरी तरह लोकतांत्रिक बनाएगा और कैदियों को उनके सारे अधिकार दिलाएगा। यह खबर सुनकर जेल के अंदर एक नई उम्मीद पैदा होती है, लेकिन मैनुअल की नजर कुछ और ही देख रही होती है। वो देखता है कि वही रूबी जो पहले एक मासूम बच्चा लगता था, अब ऑफिसर डोमिंगो से बातें कर रहा है। ये देखकर मैनुअल के मन में शक पैदा होता है। उसी रात मैनुअल माइकल के कमरे में सिगरेट लेने जाता है। माइकल उसे बताता है कि ये ब्लॉक बेहद खतरनाक है और यहाँ ज्यादातर खूंखार कैदी रहते हैं। वो यह भी बताता है कि उसके पास एक बॉक्स में बहुत कीमती सामान छुपा हुआ है और अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो छोटी सी चीज के लिए भी उसकी जान ली जा सकती है। तभी बाहर से उसके दोस्त की आवाज आती है और माइकल दरवाजा खोल देता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है अचानक रूबी अंदर घुसता है और बिना किसी चेतावनी के माइकल पर हमला कर देता है। वो उसे बेरहमी से मार डालता है। मैनुअल ये सब देखकर सन्न रह जाता है, लेकिन रूबी उसे कुछ नहीं करता, क्योंकि मैनुअल ने पहले उसकी मदद की थी। इसके बाद रूबी माइकल की छुपी हुई चाबी से बॉक्स खोलता है जिसमें ड्रग्स भरे होते हैं। अब साफ हो जाता है कि ये मर्डर सिर्फ उन ड्रग्स के लिए किया गया था। मैनुअल चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, लेकिन अब उसका मन इस जिंदगी से पूरी तरह भर चुका होता है। जब टीवी पर यह खबर आती है कि वो राजनीतिक उम्मीदवार चुनाव हार गया है जिससे कैदियों को उम्मीद थी, तो सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं। गुस्से में कैदी अपने पोस्टर्स फाड़ देते हैं। मैनुअल भी अंदर से टूट जाता है और गुस्से में एक गार्ड को पीट देता है, जिसके बाद उसे फिर से सजा दी जाती है। कुछ समय बाद आइसोलेशन से बाहर आने के बाद मैनुअल और पीनो एक बड़ा फैसला लेते हैं। अब बस यहाँ से भागना ही होगा। वे एक बंद पड़े कमरे की नकली चाबी बनाते हैं और अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक बड़ा बेसमेंट मिलता है। वहीं से वे सुरंग खोदने का प्लान बनाते हैं। एक बूढ़ा कैदी जिसे इस काम का अनुभव होता है उन्हें गाइड करता है। वे बड़ी चतुराई से फुटबॉल की आवाज का इस्तेमाल करते हुए खुदाई करते हैं ताकि आवाज बाहर न जाए। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद एक टनल तैयार हो जाता है। धीरे धीरे और कैदी भी इसमें शामिल हो जाते हैं। एक दिन उन्हें शक होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन तभी रूबी सामने आता है और उनके प्लान में शामिल हो जाता है। अब वह गार्ड्स को बिजी रखता है जबकि बाकी लोग खुदाई जारी रखते हैं। आखिरकार उन्हें सीवर की पाइप मिल जाती है। मैनुअल उसे तोड़ता है और बाहर निकलने का रास्ता खुल जाता है। अगले दिन सभी भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी एक गार्ड उन्हें देख लेता है और दरवाजा लॉक कर देता है। रूबी उसे धमकाता है, लेकिन पीनो हालात संभालता है और गार्ड को साथ लेकर टनल तक जाते हैं। गार्ड मौका पाकर भाग जाता है, लेकिन तब तक मैनुअल और पीनो टनल से बाहर निकल चुके होते हैं। बाहर निकलते ही पुलिस को भनक लग जाती है। दोनों तेजी से भागते हैं और एक बस में चढ़ जाते हैं। बस धीरे धीरे शहर से दूर जा रही होती है और मैनुअल उस बिल्डिंग को आखिरी बार देखता है जिसे वो रोज जेल से देखा करता था। उस पर लिखा होता है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। आखिरकार दोनों अलग हो जाते हैं। पीनो अपने रास्ते चला जाता है और मैनुअल को अपनी जेब में कुछ पैसे मिलते हैं जो पीनो ने चुपके से रख दिए थे। इससे यह साफ हो जाता है कि पीनो उतना बुरा नहीं था जितना वो दिखता था। अंत में मैनुअल एक ऑप्टिकल शॉप पर पहुंचता है जहां लूसिया काम करती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।